हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन यू आर वेलकम इन माय फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, हमारा आज का नया चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। स्टूडेंट्स, कुछ आप रिस्पॉन्स करिए। एक प्लेटफॉर्म पे एक कुली है और वो अपने हेड पे लोड लेकर के प्लेटफॉर्म पे जाता है। कोई भी पैसेंजर उसका ट्रंक है, उसको लेकर के जा रहा है प्लेटफॉर्म पे और उसको बोगी में रख देता है। यस, दैट कुली इज डूइंग द वर्क, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक आपकी बिल्डिंग का वॉचमैन है और वो गेट पे खड़ा हुआ है, ड्यूटी कर रहा है। ही इज डूइंग वर्क, राइट। स्टूडेंट्स, इस वॉल को मैं यो पुश कर रहा हूं। यस, मैं भी वर्क कर रहा हूं नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में ये सारे के सारे वर्क हैं या नहीं है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आपको फिजिक्स के थ्रू इसको देखना होगा, राइट। स्टूडेंट्स, अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहें तो ये तीनों जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, तीनों वर्क नहीं हैं। कैसे वर्क नहीं है? अगर वर्क नहीं है तो उनका पेमेंट हो रहा है भाई, कुली का पेमेंट हो रहा है, वॉचमैन का पेमेंट हो रहा है, एवरीवन इज गेटिंग द पेमेंट, और हम कहते हैं वर्क नहीं हो रहा है। यस, हम फिजिक्स में वर्क क्या होता है इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको समझा रहा हूं, फिर इसको लिखूंगा। ये एक प्लेन है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट। इस ऑब्जेक्ट पर एफ फोर्स एक्ट कर रहा है। क्या होगा? आपने पिछले पहले पढ़ा हुआ है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स। इसका मतलब दिस ऑब्जेक्ट विल मूव, और कहां आएगा? ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव करके आ जाएगा। यानी पहले यहां पे था एंड नाउ यहां से चल के यहां पहुंच गया। ये क्या है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एस। इसको डी से लिख देते हैं। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट डी, राइट। तो अब डिफाइन करते हैं फोर्स क्या है। सॉरी, व्हाट इज द वर्क? देखिए, पहले मैं आपको डिफाइन करता हूं। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इफ दैट ऑब्जेक्ट मूव्स in the direction of force, then work is said to be done, right? Yani on applying force, if object moves in the direction of force, then work is said to be done. बात समझ में आ गई? यानी on applying force, if object moves in the direction of force, then work is said to be done.
क्लियर? दिस इज योर वर्क। इसका मतलब आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि वर्क के लिए फोर्स भी जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट भी जरूरी है। जैसे मैंने कहा, मैं वॉल पे फोर्स लगा रहा था, पूरा फोर्स लगा रहा था और वर्क नहीं कर रहा हूं इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स। क्यों? क्योंकि फोर्स लगाने से वॉल में डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा ना, और दो चीजें चाहिए। ठीक? मैथमेटिकल फॉर्म में क्या है? W इज इक्वल टू F इंटू डी। स्टूडेंट्स, अब हम इस वर्क को दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे वर्क की जनरल डेफिनेशन ये हो गई, राइट? अब केस वन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको हटा देते हैं, ये डेफिनेशन हो गया, मैं इसको हटा दे रहा हूं फिर से। केस वन, when is in the direction of force। पहला केस आप देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स F लग रहा है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस इनिशियल पॉइंट से इस इनिशियल पॉइंट तक यानी D हो रहा है। और किधर हो रहा है? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क क्या होगा? मैथमेटिक्स कहती है W इज इक्वल टू F इंटू डी। बात समझ में आ गया? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये पहला केस है क्या कि when displacement is in the direction of force। तो स्टेटमेंट क्या होगा? let object is placed, जो स्टेटमेंट लिखना होगा, object is placed on a plane surface, F force is acting parallel to the plane and displacement D takes place in the direction of force, then W is equal to F into D। क्लियर? स्टेटमेंट क्या है कि एक ऑब्जेक्ट प्लेन पे रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में, और जिससे ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है डी डिस्टेंस से। किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देन वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू डी। यहां पे समझ में आ गया? स्टूडेंट, से हमारा फर्स्ट केस है, लेकिन इसी को अगर हम सेकंड केस के फॉर्म में डिस्कस करें, ये केस वन है और केस टू मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि मान लीजिए ये प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट है और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट यहां से होता है इस ऑब्जेक्ट का यहां तक। ये डिस्प्लेसमेंट है, राइट? दोनों में डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? डिफरेंस इन बोथ द केस इज दैट इन दिस केस फोर्स वाज पैरेलल टू द प्लेन ऑन विच ऑब्जेक्ट वाज मूविंग। यहां आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स एक ही डायरेक्शन में थे। लेकिन सेकंड केस जो डिस्कस करने जा रहा हूं, फोर्स इज making angle theta। Force is making angle theta from the direction of displacement। इस फोर्स के लगने पर ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट किधर है? इट्स डिस्प्लेसमेंट इज ऑन द प्लेन बट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा एज शोन हियर। तो वर्क क्या होगा भाई? वर्क हमने कहा इन मैथमेटिक्स इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिकल फॉर्म में वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमने F इंटू डी किया, केस हमारा पहला था। लेकिन सेकंड केस क्या है? केस टू।
when force makes angle theta from the direction of डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा सेकंड केस हो गया कि जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। तो अब मुझे वर्क चाहिए एंड वी कैन नॉट डायरेक्टली से W इज इक्वल टू एफ इन टू डी। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, हाँ ठीक है, ये बात ठीक है कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। लेकिन अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट यानी प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा एंगल बना रहा है तब वर्क क्या होगा? वर्क की डेफिनेशन क्या कहती है? वर्क की डेफिनेशन कहती है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, तब वर्क माना जाएगा। तो क्या करें यहां पर? ये फोर्स भाई डिस्प्लेसमेंट को तो मैं इधर कर नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट तो प्लेन पे ही होगा। हां, फोर्स के कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं। आपने वेक्टर्स में पढ़ा था मोशन इन टू डायमेंशन, जिसमें किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स ब्रेक किए जाते हैं। ठीक है, कैसे? अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अब वो कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। फिर क्या इसके कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? एक कंपोनेंट ये हो सकता है और दूसरा कंपोनेंट ये होगा। इस कंपोनेंट को क्या मानेंगे हम लोग? एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एफ एक्स, और ये कंपोनेंट किसके अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये क्या होगा? एफ वाई। और स्टूडेंट्स आपको बताया गया है कि वो कंपोनेंट जिससे थीटा अटैच होता है, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है, इसका कैलकुलेशन है कि एफ एक्स क्या होगा, एफ वाई क्या होगा। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट लॉजिकली बता दे रहा हूं, याद करने का तरीका, कि जिस कंपोनेंट से थीटा अटैच है वो किसमें होगा? दैट विल बी इन द कॉस, यानी वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। बात समझ में आ गई? इस कंपोनेंट की वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये एक बार फिर से बताता हूं, अगर ये थीटा ना होता, ये थीटा होता, हमारा ये थीटा होता, इसकी जगह ये, तब क्या होता? एफ वाई हो जाता एफ कॉस थीटा और एफ एक्स होता एफ साइन थीटा, क्योंकि यहां थीटा नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमारा एफ एक्स कंपोनेंट थीटा एंगल से अटैच है, ठीक है, यानी जो फोर्स है, फोर्स वेक्टर है, वो एफ एक्स कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा है, राइट? तो थीटा इससे अटैच है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स क्या हो गया? इट इज व्हाट? इट इज एफ एक्स। तो देखिए W इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी। एफ नहीं होगा, एफ तो इस डायरेक्शन में था, एक्स एक्सिस यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा? दिस विल बी एफ एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ कॉस थीटा। आपको मालूम है, यहां पे रखेंगे तो दिस विल बी एफ कॉस थीटा इंटू डी, यानी W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। स्टूडेंट से आपको समझ में आ गया? W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। किसी को कोई डाउट नहीं? श्योर? कोई डाउट नहीं है। वर्क है, फोर्स लगेगा बॉडी पे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स के डायरेक्शन में तो हम कहेंगे वर्क हो रहा है, ठीक है। अब दो केस हमने लिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो सीधे सीधे W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। सेकेंड केस क्या है कि फोर्स इज मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करना है कि फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लेना होगा, और डिस्प्लेसमेंट इधर है, इस कंपोनेंट एफ एक्स की वैल्यू एफ कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी, यानी एफ एक्स की वैल्यू एफ कॉस थीटा डी, यानी W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा।
बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? आप वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, हम इसके आगे समझाते हैं। स्टूडेंट्स आपने सब नोट कर लिया है, राइट? आप देखिए, आपने लास्ट में फॉर्मूला लिखा था W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। यस, और थीटा क्या था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको जनरल फॉर्मूला कह सकते हैं वर्क के लिए। हम कोई भी केस नहीं कहेंगे कि फोर्स पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट के या फोर्स इज मेकिंग एंगल थीटा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। कैसे? जैसे ये रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है और ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है इसका, यहां से यहां तक, और फोर्स ये लग रहा है, दिस इज थीटा। यस, अगर मैं कहता हूं इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो जब थीटा 0 करूंगा तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर W इज इक्वल टू F इंटू D इंटू कॉस 0 एंड दैट इज F इंटू D इंटू 1 एंड दैट इज F D। और ये पैरेलल वाली केस आ गई नहीं आ गई? ये आपका पैरेलल थीटा 0 हो गया, यानी फोर्स इधर हो गया, और फिर वही FD आ गया जो हमने केस 1 पढ़ा था। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है। और कोई एंगल बना रहा है तो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। 30 डिग्री है तो 30, 45, 60, 90, व्हाटएवर इट मे बी, वी विल पुट दैट वैल्यू थीटा एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। लेकिन स्पेशल केस मैं इस फॉर्मूले से पहले केस पे आने के लिए कह रहा हूं कि अगर थीटा रख दीजिए तो फोर्स पैरेलल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के, और फॉर्मूला हमारा यही आ जाएगा। यस, ओके स्टूडेंट्स, यही यहां से देखने की कोशिश करिए आप। फिर से मैं इसको हटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए 2 मिनट में क्विक। राइट, हटा दे रहा हूं, केवल थीटा पुट किया है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। फोर्स क्या है? वेक्टर। डी क्या है? वेक्टर। और थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल, कॉस थीटा। और आपने वेक्टर्स में पढ़ रखा है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और उसमें पहला पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आपका फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और वर्क क्या है? स्केलर। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? एफ डॉट डी। ये W इज इक्वल टू, आपने जो फॉर्मूला लिखा है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, जनरल फॉर्मूला था, और इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर D। इसका मतलब यही हुआ एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई? राइट, तो वर्क के बारे में पूरा समझ में आ गया ना? जब तक फोर्स नहीं लगेगा या जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, हमारा वर्क डन नहीं होगा। यस स्टूडेंट्स, ये क्लास समझिए, मैं इसको हटाने जा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको नेचर ऑफ वर्क बताऊंगा। स्टूडेंट्स, वर्क का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। इसका मतलब क्या हुआ? वर्क इज योर स्केलर क्वांटिटी, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच गिव्स यू स्केलर क्वांटिटी, और वर्क स्केलर है। तो नेचर ऑफ वर्क क्या होगा? 3 क्लास यहां पे हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1, पॉजिटिव वर्क, नंबर 2 नेगेटिव वर्क, एंड नंबर 3 जीरो वर्क। सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पॉजिटिव वर्क। स्टूडेंट्स, ये तीनों आप नोट कर लीजिए। 3 क्लास ऑफ द
वर्क, दैट इज द पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। नोट कर लिया? तो अब हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव वर्क। देखिए, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स है, दिस इज योर फोर्स, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? यहां से इधर, राइट? डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स ये है। तो अब क्या करेंगे हम? ये पैरेलल तो है नहीं, दिस फोर्स इज नॉट पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो हमको क्या करने हैं? इस फोर्स के कंपोनेंट्स ब्रेक करने पड़ेंगे। और कंपोनेंट्स क्या होंगे? एक तो ऐसे होगा और दूसरा ये होगा, और थीटा क्योंकि ये है, ठीक? थीटा किधर है? इधर, ये थीटा है, तो ये क्या हो गया? एफ कॉस थीटा। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, यानी फोर्स का कंपोनेंट किधर है? द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और आप बिल्कुल बिना किसी टेंशन के इस बात को दिमाग में सेट करिए कि इफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज वन कंपोनेंट, कंपोनेंट तो ये भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा ना, दो कंपोनेंट होंगे इसके। इफ वन कंपोनेंट इज in the direction of displacement, then work done will be positive. लिख रहा हूं, if one component of force is in the direction of displacement, then work is positive. Yes, ये दिखाई दे रहा है, फोर्स ये है और इसका एक कंपोनेंट उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हमारा वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। एग्जाम्पल बताऊं? देखिए, ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे फॉल कर रहा है डाउनवर्ड, इट इज फॉलिंग डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा? डाउनवर्ड, फ्री फॉलिंग। तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स when body is falling freely will be positive. freely fall कर रही है बॉडी, उस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। यस, एक ये हो गया। दूसरा देखिए, मान लीजिए ये एक हमारी स्प्रिंग रखी हुई है, ये स्प्रिंग है, राइट? इसकी लेंथ ये है, मैंने क्या किया? इस स्प्रिंग को ऊपर से प्रेस किया, दबाया, तो जब दबाऊंगा तो फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड। और जब फोर्स डाउनवर्ड लगा तो स्प्रिंग प्रेस होकर के यूं आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इस एंड का, स्प्रिंग के इस एंड का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा? डाउनवर्ड। और प्रेस करने वाला फोर्स किधर है? वो भी तो डाउनवर्ड है। इसका मतलब अगेन दिस इज पॉजिटिव वर्क। एंड व्हाई? फोर्स, मैंने यहां पे कहा वन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, आप दिमाग में रखिए, अगर उधर ही फोर्स लग रहा है तो हो गई होगा, अदरवाइज जो कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे। तो फोर्स या इसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, देन द वर्क डन विल बी पॉजिटिव, और जो कि यहां पे दिखाई दे रहा है, राइट? दोनों केस समझ में आ गए? ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं कि एक, आपको मालूम होगा, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। दोनों चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं ना, दोनों अट्रैक्ट करते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो दोनों चार्ज किधर चलेंगे? दोनों की तरफ जाएंगे। तो इस कंडीशन में वर्क डन कैसा होगा? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी पॉजिटिव, राइट? या हॉर्स कॉर्ड को खींचता है, तो हॉर्स क्या करता है? फोर्स लगाता है आगे की ओर, आगे की ओर, और कार्ट भी उसके साथ साथ पीछे चली जाती है। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क। तो आप दिमाग में बिल्कुल सेट करिए कि जब फोर्स या फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। वीडियो पॉज करिए, पूरा नोट करिए, डायग्राम बना लीजिएगा और इसका एक्सप्लेनेशन आप अपने आप से बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है? मैं इसके बाद आपको सेकंड केस बताता हूं, नोट करिए स्टूडेंट्स। नाउ नेगेटिव वर्क डन, सेम थिंग व्हेन component of force is in opposite direction of the displacement, then work done is negative। देखिए, अगर हमारा फोर्स इधर होता, पिछला केस, तो कंपोनेंट इधर था लेकिन फोर्स इधर है इस डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? या तो ये होगा और या ये होगा, ठीक है ना? तो कंपोनेंट किधर हो गया? एफ एक्स अपोजिट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, राइट? तो इन दिस कंडीशन योर वर्क डन विल बी नेगेटिव, जैसा कि यहां पे लिखा गया है। अब आप इसका एग्जांपल अगर देखना चाहें तो मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है? सेम चार्जेस रिपेल करते हैं ना, तो फोर्स ये वेलोसिटी है इनकी, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा और फोर्स इधर है। इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन किसके द्वारा? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि फोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी नेगेटिव। एक केस। दूसरा केस, जैसे मैंने अभी फ्री फॉल में कहा था कि बॉडी नीचे आ रही है, बॉडी यहां पे नीचे आ रही थी, तो वर्क डन क्या था? पॉजिटिव। अच्छा, अब मैंने क्या किया? इस बॉडी को ऊपर फेंक दिया। बॉडी तो ऊपर है, बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? डिस्प्लेसमेंट ही मान लीजिए यहां से यहां आकर के आ जाएगा डी। तो वर्क डन क्या होगा? दो केस हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। बॉडी ऊपर फेंकी गई है, तो बाय सम फोर्स, मैंने फोर्स लगाया है, तो फोर्स भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तब तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यहां कोई आपसे पूछे वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? डाउनवर्ड, एफ जी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा? ऊपर। यानी अब फ्रीली फॉल नहीं है, बॉडी इज गोइंग अपवर्ड, बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड। In that condition, the work done by the gravitational force will be negative because of the displacement is in opposite direction of this gravitational force. Yes? ठीक है? एक और आप केस देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और मूव कर रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हुआ। तो आपने फ्रिक्शन भी पढ़ा है पिछले चैप्टर में। फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है? एफ एस। फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये तो आपको मालूम ही है। फ्रिक्शन फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है। किसकी वजह से? बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से किया गया वर्क डन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से किया गया वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। तो वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स विल बी नेगेटिव, एंड दीज आर द एग्जांपल्स। एफ एस क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है? तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से किया गया वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा।
ये बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किया गया वर्क डन नेगेटिव होगा। दो चार्जेस एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसकी वजह से किया गया वर्क डन नेगेटिव होगा। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करिए, पूरा नोट करिए, फिर हम थर्ड बताते हैं। स्टूडेंट्स नाउ इट इज द टर्न ऑफ द जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या होता है? जीरो वर्क सिंपल सा है, when force and displacement are perpendicular to each other then the work done will be zero, right? ठीक है, अब इसको आप देखो यहां मैं कैसे समझा, मैथमेटिकल पार्ट से समझाऊं कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स ऊपर लग रहा है या फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये थीटा कितना होगा? 90 डिग्री है। यस, तो एफ डी कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है? जीरो, यानी वर्क डन जीरो। इसका एग्जांपल देखोगे, मैंने शुरुआत में बताया था कि प्लेटफॉर्म पर कुली ट्रंक को सिर पे रख करके सामने जा रहा है। ये देखिए, जैसे ये आदमी है कोई और इसके हेड पर एक लोड लगा हुआ, तो ये मूव करके यहां से यहां पर आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये, लेकिन फोर्स क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? डाउनवर्ड। ठीक है, ग्रेविटेशन, इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, और थीटा क्या लग रहा है? 90 डिग्री। अब ध्यान देने की बात यह है, अगर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हुआ? डिस्प्लेसमेंट इज डन बाय द मैन। तो मैं आदमी के द्वारा, उस मैन के द्वारा किए गए वर्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं फोर्स डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो। और मैन के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा? तो फोर्स कुछ जो लगा रहा होगा, मस्कुलर फोर्स या जो भी फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन विल बी जीरो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन विच मेक्स एंगल 90 डिग्री। स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, राइट? अच्छा, मैं वॉल को प्रेस कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं और वर्क डन जीरो होगा। शुरू में कहा था क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, डी जीरो, तो वर्क डन जीरो, राइट? ऐसे ही सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा सेंटर की ओर, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? टेंजेंशियल, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में भी वर्क डन क्या होगा? जीरो, बिकॉज ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू इज 90 डिग्री, राइट? तो यहां पे भी वर्क डन जीरो हो गया ना, राइट? ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आज आपको नेचर ऑफ द वर्क डन बताया, जिसमें पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क और वर्क बताया, वर्क का पूरा क्लासिफिकेशन बताया कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है तो वर्क सीधे सीधे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ डी, लेकिन अगर फोर्स कोई एंगल बना रहा है डिस्प्लेसमेंट से, उस कंडीशन में हम फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क डन विल बी W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और थीटा अलग अलग वैल्यू लेकर के पैरेलल कंडीशन में, परपेंडिकुलर कंडीशन में, या 180 डिग्री ले लीजिए। 180 जब आप लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? माइनस। मैंने नेगेटिव वर्क बताया था ना कि अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो जब आप यहां पर थीटा 180 रखेंगे तो कॉस 180 कितना होता है? -1, यानी W इज इक्वल टू माइनस एफ डी, यानी वर्क डन नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो आज के लिए, आज के लेक्चर में इतना ही। स्टूडेंट्स अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, वो अगले लेक्चर में। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। ध्यान से देखिएगा, केयरफुली, सिंसियरली, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप नोट्स बना लीजिएगा, राइट? रिमेनिंग इन माय
next lecture. Thank you. God bless you.